हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल केस स्टडी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट केस लॉ की डिटेल वीडियो मिल जाएगी और लॉ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको लीगल केस स्टडी पे मिल जाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जो कि द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस लीक केस की। केस का टाइटल है यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1990, ऑल इंडिया रिपोर्टर, सुप्रीम कोर्ट 273, 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। तो सबसे पहले अब हम इस केस के फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, अ मल्टीनेशनल कंपनी based in the United States, was the parent company of Union Carbide India Limited. यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन जो है एक एमएनसी होती है जो कि यूनाइटेड स्टेट पे बेस्ड होती है, वहाँ उनका हेडक्वार्टर होता है। वो इंडिया में अपनी एक सब्सिडरी कंपनी खोलते हैं यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के नाम से। द यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1969 इन अ डेंसली पॉपुलेटेड नेबरहुड ऑफ भोपाल, मध्य प्रदेश। अब यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जो है वो एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है 1969 में, जो कि भोपाल में होता है, भोपाल में खोली जाती है। और उसके आसपास जो है पूरी तरीके से जो है लोग बसे हुए होते हैं और उस एरिया के बीच में जो है ये फैक्ट्री खोली जाती है भोपाल, मध्य प्रदेश में। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड प्लांट एट भोपाल, डिजाइंड बाय इट्स होल्डिंग कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन यूएसए, विच हेल्ड 51% ऑफ यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड इक्विटी शेयर। अब जो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड होती है जो कि प्लांट खोलती है भोपाल में अपना, और जिसकी पेरेंट कंपनी जो है यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन होती है यूएसए में, जिसका हेडक्वार्टर होता है, उसकी 51% जो है इक्विटी होती है इस सब्सिडरी होल्डिंग में, जो कि इंडिया में यूसीआईएल के नाम से खोली जाती है। द कंपनी वाज फाउंडेड टू प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स एक्सेट्रा। वन ऑफ द गैसेज यूज्ड इन द फैक्ट्रीज प्रोडक्शन वाज मिथाइल आइसोसाइनेट। अब ये जो कंपनी खोली जाती है, इसमें जो है मैन्युफैक्चर होता है केमिकल और जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो, और जो इसको बनाने के लिए जो गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे तो कई सारी गैसेस होती है, पर इसमें से एक गैस जो है जो कि इस पूरे केस में जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, मिथाइल आइसोसाइनाइट। उस गैस का जो है इस फैक्ट्री में यूज़ किया जाता था प्रोडक्शन के लिए, जो केमिकल और इंसेक्टिसाइड्स बनाए जाते थे। On December 2, 1984, highly toxic methyl isocyanate, which had been manufactured in this stored in Union Carbide chemical plant in Bhopal, escaped into the atmosphere and killed over 3,500 people and seriously injured about 2 lakh people. अब 2 दिसंबर 1984 को जो है रात के समय में, जब इसका प्रोडक्शन चल रहा था और जो इसके जो रिपेयरिंग का काम था वो हो रहा था, तो उसी प्लांट में से जो एक जो गैस का वो होता है उनका, जो जिसमें भी वो गैस रखी गई थी, स्टोर की गई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइट, वो जो है उसमें से वो गैस लीक हो जाती है। और वो जो है उस लीक होने के कारण जो भोपाल शहर है उसमें लगभग जो है 3500 से ज़्यादा लोग जो है मारे जाते हैं और 2 लाख से ज़्यादा पीपल आज की डेट तक उस गैस लीक की वजह से इंजर्ड हुए थे, और उसका इफेक्ट उनमें जो है आज तक उनकी जो जनरेशन है उसमें देखा जाता है। क्योंकि वो जो गैस लीक हुई थी वो बहुत ही खतरनाक गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, और उसके काफ़ी ज़्यादा जो है रेपरकशन हुए, जैसे कि उसमें से कई लोगों को स्किन की बीमारी हुई, कईयों को कैंसर हुआ। तो उस जगह की जो सॉइल थी और वाटर था वो सारा का सारा जो है वो एक तरीके से इस मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से ख़राब हो गया था। December 3, 1984, because of no warning given to resident or about precaution they should take, many of them ran on to the street to meet a certain death. अब आप यहाँ पे देखेंगे कि कई सारी जगह में आपको जो है 2 दिसंबर लिखा हुआ मिलेगा, 2 दिसंबर 1984, कई जगह पे आपको 3 दिसंबर 1984 मिलेगा। वो इस वजह से क्योंकि जो ये घटना हुई वो 2 दिसंबर 1984 की रात को हुई। तो अब 12 बजे के बाद वैसे तो 3 दिसंबर ही हो जाता है, तो वो दोनों ही डेटें ठीक है। अगर कहीं पे 2 लिखा है तो वो भी ठीक है, और कहीं पे 3 लिखा है तो वो भी ठीक है। तो क्योंकि इसमें ये क्या 3 दिसंबर 1984 यानी कि मॉर्निंग के टाइम में, जो कि 2 दिसंबर की रात थी, उस टाइम पे क्योंकि अब लोगों को तो कोई वार्निंग या कुछ इस तरीके से नहीं दिया गया था कि भाई कोई ऐसी गैस लीक हो गई है, कुछ हो गया। अब जब लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और कुछ लोग बेहोश होने लगे, तो लोग जो है बाहर की तरफ भागे, और उसकी वजह से जो है वो और ज़्यादा इससे जो है इफेक्टेड होते गए, क्योंकि ओपन एरिया में ये जो है और ज़्यादा उनके लिए खतरनाक होता गया। Shiomoto FIR was recorded by the SHO at
पुलिस स्टेशन हनुमानगंज ऑन 3 December 1984 against Union Carbide Corporation, Union Carbide India Limited and employees and executive under the section 304A of Indian Penal Code. अब यहाँ पे शिवमोटो एफआईआर जो है वो जो वहाँ के उस एरिया के एसएचओ थे उन्होंने जो है हनुमानगंज जो पुलिस स्टेशन था उसमें 3 दिसंबर को दर्ज करी यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के जो एम्प्लॉइज थे और एग्जीक्यूटिव थे जिनकी वो जिम्मेदारी थी उस फैक्ट्री को चलाना, उसका सारा रख रखाव करना, उनके ऊपर 304A IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. It was discovered that the plant only had a license to conduct light industrial and commercial utilities and was only authorized to produce relatively tiny amount of pesticides. उसके बाद जो है ये देखने को मिलता है कि जो इनके पास लाइसेंस था वो जो है वो एक लाइट इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूटिलिटीज़ बनाने का था और ये सिर्फ ऑथोराइज थे कि कुछ टीनी अमाउंट में जो है पेस्टिसाइड्स जो है इस फैक्ट्री में बना सकें. March 1985, Parliament enacted the Bhopal Gas Leak Disaster Processing of Claim Act 1985, whereby Union of India would be the sole plaintiff in a suit against the Union Carbide Corporation and other defendant for compensation arising out of the disaster. अब मार्च 1985 को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट से एक एक्ट पास करवाती है, भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम एक्ट 1985. तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपने कभी भी देखा होगा कि किसी भी तरीके का कोई डिजास्टर होता है तो नॉर्मली जो है गवर्नमेंट कोई उस डिजास्टर के लिए या उस कोई भी एक जो ट्रेजेडी होती है उसके लिए कभी भी कोई इस तरीके से जो है एक्ट पास नहीं किया जाता. लेकिन इस केस में क्योंकि ये इसमें इतने सारे लोग मारे गए थे और कम से कम 2 लाख के करीब जो पीपल इंजर्ड हुए और उसके आगे तक उनको जो है उनकी जो जनरेशन थी वो इसको भुगतते रहे, तो इसी वजह से जो है उस टाइम पे 1985 में गवर्नमेंट जो है इस एक्ट को लेके आई. और वो इस वजह से कि क्योंकि जो क्लेम लेना था उस कंपनी से जो कि पेरेंट कंपनी है वो यूएसए की थी मल्टीनेशनल कंपनी. अब उससे क्लेम लेने के लिए गवर्नमेंट अगर एक इंडिविजुअल पर्सन जिन को उससे डैमेज हुआ या जिन की मौतें हुई अगर वो उस कंपनी पे केस करते तो वो एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क बन जाता हर एक बंदे के लिए या हर एक जो भी उससे विक्टिम थे उनके लिए अपना कंपनसेशन पाना. तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक्ट पास करके इसमें सारी जो पावर थी वो अपने पास ले ली, क्योंकि जब आप कंपनसेशन डैमेज के लिए क्लेम करोगे तो एक सिविल सूट बन जाता है क्लेम लेने के लिए. और सिविल सूट जो है वो इंडिविजुअल्स के होते हैं, मतलब अगर किसी को डैमेज हुआ है किसी भी एक्ट से तो वो टॉर्ट में आता है. तो अगर आपको कोई डैमेज हुआ है तो आप उस जो पर्टिकुलर पर्सन है उससे वो डैमेज ले सकते हैं. बट यहाँ पे बात क्योंकि इतने सारे लोगों की थी तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो है इस सिविल जो रिकवरी जो डैमेज का केस था उसमें जो है प्लेंटिफ बन करके और गवर्नमेंट ने जो है सबके बदले का जो है क्लेम लेने के लिए इस एक्ट को पास किया ताकि सबको जो है कंपनसेशन मिल सके इस केस में. द भोपाल एक्ट कन्फर्ड एन एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट ऑल क्लेमेंट. तो इस एक्ट की वजह से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे जितने भी जिन का भी क्लेम था उन सबको जो है रिप्रेजेंट किया कोर्ट में. In May 1986, the United States Court rejected the Union of India argument because they lacked jurisdiction. अब इस एक्ट को बनाने का एक कारण ये भी था कि सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि ये एमएनसी कंपनी थी, इसका हेडक्वार्टर जो है यूनाइटेड स्टेट में था, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन का, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ की जो कोर्ट थी यूनाइटेड स्टेट की, वहाँ पे जो है केस दर्ज किया और इनसे जो है कंपनसेशन मांगा कि भाई आपके जो कंट्री की ये जो कंपनी है और इसकी वजह से जो है इतना बड़ा डिजास्टर हो गया है भोपाल में, मध्य प्रदेश के एक शहर में, तो इनसे जो है ये कंपनसेशन वसूला जाए. बट अब वहाँ की यूनाइटेड स्टेट की जो कोर्ट थी उन्होंने ये कहते हुए इसको खारिज कर दिया कि ये जो ज्यूरिडिक्शन से बाहर का मामला. इन सितंबर 1986 यूनियन ऑफ इंडिया फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन इन द भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. द डिस्ट्रिक्ट जज देव मेड एन इंटरिम पेमेंट अबाउट 350 करोड़. अब यहाँ पे जो है सितंबर 1986 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक केस फाइल करती है यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं भोपाल के वो जो है इंटरिम पेमेंट अवार्ड करते हैं 350 करोड़ रुपए की. However, on appeal to High Court in April 1988, the award was reduced by the High Court Justice Seth, who awarded interim damages of rupees 250 crores. The victims' families were unhappy, which prompted them to appeal to the Supreme Court of India. अब जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जो हैं वो 350 करोड़ रुपए का इंटरिम रिलीफ जो है अवार्ड करते हैं, उसके बाद जो है इस केस की अपील की जाती है हाई कोर्ट में,
और अप्रैल 1988 को हाई कोर्ट के जो जस्टिस सेट होते हैं, जिनके सामने ये केस रखा जाता है, जो सुनते हैं इस केस को, वो इसमें जो इंटरिम डैमेजेस है उसको घटा करके 250 करोड़ कर देते हैं। अब जब वो इस अमाउंट को घटाते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग जो है इससे इफेक्टेड हुए थे, इतने लोग मारे गए थे, 2 लाख के करीब जो है इंजर्ड हुए थे, तो जो फैमिलीज होती है उन विक्टिम्स की, वो जो है इस बात से खुश नहीं होते हैं कि भाई मुआवजे की रकम जो है घटा दी गई है, तो फिर उसमें से क्या ही और कितना ही मिलेगा फिर लोगों को जिनकी मौत हो गई या फिर जो इस तरीके से इंजर्ड हो गए कि वो पूरी ज़िंदगी भर जो है उससे इफेक्टेड रहेंगे। तो उनको लगा कि ये कंपनसेशन बहुत कम कर दिया गया, 250 करोड़ का। और उसके बाद जो है उन सभी लोगों ने जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना रुख किया। अब इस केस के इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं। तो इस केस में सबसे पहला सवाल तो ये उठा कि वेदर द अमाउंट दैट वाज सेटल्ड जस्टिफाइड और नॉट। अब क्योंकि हाई कोर्ट ने जो है उस अमाउंट को घटा दिया था कंपनसेशन के, तो सबसे पहला जो है मुद्दा यही उठा, इशू यही उठा इस केस में कि जो कंपनसेशन का अमाउंट है क्या वो ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है, उस हिसाब से उन लोगों ने जो खोया है, अपने लोगों को खोया, या फिर जो इस तरीके से जो है बीमार हो गए कि अब वो पूरी ज़िंदगी भर उसी तरीके से उससे इफेक्टेड रहेंगे, तो क्या इतना कंपनसेशन उनके लिए ठीक है पूरी लाइफ के लिए। Second is whether the abandonment of the criminal proceeding against Union Carbide justified or not। अब दूसरा मामला ये उठा कि अब जो दूसरी साइड से था यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, उसने भी जो है अपील डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। तो उनका ये कहना था कि हमें जो है जो जितने भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग हमारे ऊपर चल रही है उन सब से जो है हमें हटा दिया जाए और हम जो है सिर्फ कंपनसेशन को लेकर के बात करें कोर्ट में। तो दूसरा मुद्दा यही था कि क्या जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उनके ऊपर से वो हटाना जायज़ रहेगा या नहीं। अब इस केस के जजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। बोथ यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्लाइड अगेंस्ट द हाई कोर्ट जजमेंट। अब जो यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन होती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, दोनों ही पार्टियां जो है वो हाई कोर्ट के फैसले से नाखुश होती है और सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील करती हैं। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन क्लेम्ड दैट जजमेंट वाज अनसस्टेनेबल बिकॉज इट अमाउंटेड टू अ वर्डिक्ट विदाउट ट्रायल। अब यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन जो होता है उनका ये कहना होता है कि ये जो जजमेंट दिया गया है वो अनसस्टेनेबल है, क्योंकि इसमें जो वर्डिक्ट दिया गया है वो बिना ट्रायल के दिया गया है। मतलब आपने इंटरिम जो कंपनसेशन का जो फैसला दिया हाई कोर्ट ने, वो बिना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ट्रायल को स्टार्ट करवाई दे दिया। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी पहले जो कंपनसेशन दिया था वो बिना ट्रायल के दे दिया और हाई कोर्ट ने भी, ऐसा कहना था यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन का। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपील्ड बिकॉज जस्टिस सेठ हैड रिड्यूस्ड by 30% डिस्ट्रिक्ट जज डियोज अर्लियर इंटरिम अवार्ड। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है वो इसलिए अपील करती है सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि जो हाई कोर्ट के जस्टिस होते हैं सेठ, वो जो है 30% जो है इंटरिम अवार्ड जो दिया गया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज देव द्वारा, उनके इंटरिम रिलीफ को जो है कम कर दिया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा। तो इस वजह से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है विक्टिम के बिहाफ पे अपील डालती है कि भाई ये जो घटाया गया अमाउंट है हाई कोर्ट के द्वारा वो गलत है, इसको देखा जाए। द सुप्रीम कोर्ट सिक्योर्ड अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करवाता है यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। मतलब दोनों ही पार्टियां जो है आपस में इस बात पे सहमत हो जाते हैं कि भाई हम जो है किसी एक उस पर जो है टेबल पे बैठ के और बातचीत करके एक वो डिसाइड कर लेते हैं कि कितना कंपनसेशन जो है मतलब देना चाहिए। अंडर द सेटलमेंट यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन एग्रीड टू पे $470 million in full and final settlement of all past, present, future claim arising from the भोपाल disaster। अब यहाँ पे जो है यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन जो है इस सेटलमेंट पे एग्री हो जाता है कि $470 मिलियन जो है हम फुल और फाइनल पेमेंट जो है सेटलमेंट की दे देंगे, जो कि पास्ट मतलब कि अब तक जितने भी केसेस लड़े गए हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में, हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, सबका मिला के, या फिर प्रेजेंट में जो लड़े जा रहे हैं या फिर फ्यूचर में अगर कोई क्लेम अराइज होता है, हम ये सारे का सारा जो है देख करके इसी 470 मिलियन को जो है देने के लिए तैयार है। The Supreme Court exercised its extraordinary jurisdiction and terminated all the civil, criminal and contempt of court proceeding that had arisen out of the भोपाल disaster। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी extraordinary jurisdiction का जो है इस्तेमाल करते हुए जो है जितनी भी सिविल, क्रिमिनल और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही होती है यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के ऊपर भोपाल डिजास्टर, गैस लीक डिजास्टर केस को लेकर के, वो सारे के सारे जो है वो केसेस जो है वो खत्म कर देता है। The Bhopal settlement has largely been criticized. One of the critics of this settlement was former Chief Justice of India P.N. Bhagwati. According to him, the court order places the value of Indian life at a ridiculously low figure। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट में जो ये सेटलमेंट होता है या सुप्रीम कोर्ट जो है सेटलमेंट पे एग्री हो जाता है और अपना वर्डिक्ट सुना देता है, उसके बाद
जो ये भोपाल सेटलमेंट है इसको लेकर के काफ़ी क्रिटिसाइज जो है आलोचना शुरू हो जाती है। तो इसी आलोचना में जो है एक सबसे मुख्य आवाज़ जो होती है इस सेटलमेंट को लेकर के जो इसकी आलोचना करते हैं, उनमें फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया PN भगवती होते हैं। आप सभी क्योंकि लॉ की फील्ड से ही हैं जो इस केस को सुन रहे होंगे, तो आप सभी जानते होंगे कि PN भगवती जो है वो कितना बड़ा नाम है इंडियन लीगल सिस्टम का। तो अकॉर्डिंग टू हिम द कोर्ट ऑर्डर प्लेसेस द वैल्यू ऑफ इंडियन लाइफ एट अ रेडिकुलसली लो फिगर। तो PN भगवती जी का कहना था कि ये जो सेटलमेंट किया गया है इतने अमाउंट में, इतने कम अमाउंट में, वो एक तरीके से जो इंडियंस की जो लाइफ है उसको बहुत ही कम तरीके से जो है आगा गया इस सेटलमेंट में। इन यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1992 Supreme Court 248, the review petition under Article 137 and writ petition under Article 32 of the Constitution of India were filed questioning the constitutional and legal validity of the judgment. अब जो वो केस था वो तो वहीं पे जो फाइनल वर्डिक्ट आता है उसकी क्रिटिसिज्म होता है वहाँ तक ख़त्म हो जाता है। बट अब क्या होता है कि इस जो पुराना जो जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अपना, उसको लेकर के जो है रिव्यू पिटीशन डाली जाती है 1992 में। और वो रिव्यू पिटीशन जो है आर्टिकल 137 के अकॉर्डिंग डाली जाती है, और उसमें भी कई सारी और पिटीशन होती हैं जो कि रिट पिटीशन होती है आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो है वो फाइल की जाती है उस जजमेंट को चैलेंज करते हुए कि क्या वो जो लीगली वैलिड है, जो सुप्रीम कोर्ट ने वो सेटलमेंट का जो कंपनसेशन का जो जजमेंट दिया उसको लेकर के। द सुप्रीम कोर्ट reinstated criminal charges for homicide not amounting to murder, section 304 IPC Indian Penal Code, against top executives at Union Carbide Corporation, 9 Union Carbide India Limited employees and 3 foreign accused including Warren Anderson, the CEO, while upholding the rest of the settlement. तो यहाँ भी जो सबसे बड़ा नाम जो होता है इस पूरे यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन केस का या फिर भोपाल गैस लीक ट्रेजेडी या फिर इस डिजास्टर का, उसमें वॉरेन एंडरसन जो होता है वो मुख्य आरोपी होता है। और वो जो है जब ये डिजास्टर होता है उस समय जो है इंडिया में ही होता है, बट उसके बाद वो यहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद जब वो भागता है तो ऐसा भागता है कि उसके बाद उसे कोई भी गवर्नमेंट जो है आज तक इस डेट तक उसे पकड़ करके वापस नहीं ला पाई। और वो आज भी जो है भारत के पुलिस स्टेशंस के जो भी रिकॉर्ड है उनमें और जो कोर्ट के जजमेंट है उनमें भी भगोड़ा ही है अभी तक वॉरेन एंडरसन। तो सुप्रीम कोर्ट की जब आलोचना होती है उसमें कि भाई उन्होंने कम मुआवजे में जो है ये सेटलमेंट का जो है जजमेंट दे दिया, और जो क्रिमिनल चार्जेस, क्रिमिनल और सिविल और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो चार्जेस हैं वो जब हटाए गए तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा आलोचना हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब रिव्यू पिटीशन इसकी सुनी तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है दोबारा से जो क्रिमिनल चार्जेस थे, मतलब कि जो भी वो एम्प्लॉय थे उन सब पे जो है जो केस फाइल हुए थे, एफआईआर दर्ज हुई थी, उसको दोबारा से रीइंस्टेट कर दिया होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर 304 IPC। तो जो उसके टॉप एग्जीक्यूटिव थे उन पे 304 दोबारा से लगाई गई, जिसमें कि 9 जो है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के थे और 3 जो है फॉरनर थे। और बाकी जो जजमेंट था उनका पुराना सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया था अपना फैसला उसको वैसे का वैसा ही रखा। मतलब कि जो कंपनसेशन सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में दिया था पिछले उसमें, वो उन्होंने उतना ही रखा कि भाई जो कंपनसेशन है वो हमने बिल्कुल ठीक दिया है, बट हाँ ये जो क्रिमिनल चार्जेस हमने हटा दिए थे वो हम दोबारा से लगाते हैं इनके ऊपर। September 2004, another writ petition by the Bhopal Group for Medical Relief and Rehabilitation, Supreme Court finalized the term of reference of the 2 committees, an advisory committee and a monitoring committee appointed by it. अब सितंबर 2004 में जो एक रिट पिटीशन फाइल होती है भोपाल जो विक्टिम्स होते हैं उनके ग्रुप के द्वारा कि भाई मेडिकल रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए जो है जो पैसा दिया जा रहा है उसको लेकर के भी काफ़ी सवाल उठने रहते हैं कि भाई जो विक्टिम है उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कि अभी तक कईयों को नहीं मिला है। तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है 2 कमेटी बनाता है, एडवाइजरी कमेटी और मॉनिटरिंग कमेटी, जो कि ये पूरे उसको देखते हैं और जितना भी जिसका कंपनसेशन था वो उसको दिया जाता है। इन जून 2010 द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भोपाल मध्य प्रदेश फाइनल जजमेंट ऑन भोपाल गैस डिजास्टर डिलीवर्ड 8 सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन हैव बीन कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड टू 2 years ऑफ जेल, बट दिस इज टू लिटिल एंड टू लेट, से विक्टिम एंड द एक्टिविस्ट। अब 2010 में जो है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भोपाल के जो है होते हैं वो अपना फैसला सुनाते हैं भोपाल गैस डिजास्टर के ऊपर, और जो 8 सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के उनको जो है कन्विक्टेड ठहराते हैं, मतलब आरोपी ठहराया जाता है इस केस में, और उनको 2 साल की सजा होती है। तो इस फैसले के बाद जो है भोपाल गैस लीक केस के जो विक्टिम होते हैं और एक्टिविस्ट होते हैं जो इस लड़ाई को तब से लड़ते हुए आ रहे थे, उनका कहना था कि ये बहुत ही जो है
लेट हो चुका है और बहुत ही कम है। 2 साल की सज़ा जिन्होंने इतने लोगों ने अपने परिवार को खोया, उस जो है ट्रेजेडी और डिजास्टर में जो है सिर्फ 2 साल की सज़ा, ये बहुत कम है। In 14th March 2023, the Constitution Bench comprising Justice S.K. Kaul, Sanjeev Khanna, A.S. Okha, Vikram Nath and J.K. Maheshwari। तो अब 14 मार्च 2023 को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन किया जाता है जिसमें कि ये 5 जजेस होते हैं। द सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड दिस गवर्नमेंट क्यूरेटिव पिटीशन टू सिक्योर मोर money from Union Carbide Corporation to pay the victims of the Bhopal gas tragedy as an attempt which came 39 years too late after what came to be known as the world's largest industrial disaster। तो 14 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो क्यूरेटिव पिटीशन डाली गई थी कि यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के जो विक्टिम्स हैं उस डिजास्टर के, भोपाल गैस ट्रेजेडी के, उनको जो है कंपनसेशन जो है और दिया जाए। तो इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि 39 ईयर जो है हो गए इस ट्रेजेडी को और अब ये बहुत ज़्यादा लेट हो गया है कि आप जो है दोबारा से कंपनसेशन के लिए जो है डिमांड करें। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर है जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है। द कोर्ट ऑल्सो सेंसर्ड द सेंटर over its failure to make an insurance policy and called it gross negligence on part of the Union of India। अब यहाँ पे इसी उसमें जो है इसी केस में मार्च 14 2023 को सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है ये ग्रॉस नेग्लिजेंस है क्योंकि वो अभी तक जो है इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी तक भी नहीं दे पाई उन विक्टिम्स को जो कि इसमें इफेक्टेड हुए और इतने सालों से जो है अपनी लड़ाई को लड़ते हुए आए, बट उसके बाद भी जो है उन्हें इंश्योरेंस की कोई इस तरीके से फैसिलिटी या पॉलिसी नहीं दी गई। तो आपको ये केस कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको कुछ पूछना है तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।